ठीक है, तो ये प्रश्न जो हैं सबने मिलके निकाले या किसी के अलग अलग हैं? सब मिलके गोष्ठियों से निकाले, ठीक है। तो जो जो लोग जिस जिस प्रश्न के साथ जुड़े हैं वही इसको रखें, उसमें क्या पूछने की होता है। और एक जहाँ पुस्तक की जरूरत पड़ेगी मेरे को भी एक पुस्तक आप लोगों को देनी होगी ताकि मैं उसको देख के उस वक्त होते। तो पहला है साउंड वेव कैसे, हाँ, साउंड वेव ट्रैवल कैसे करती है, ठीक है। और इससे ध्वनि तरंग भी 6 नंबर क्वेश्चन, ये भी दोनों मिली हुई बात है ना। साउंड वेव को हिंदी में ध्वनि तरंग ही तो कहेंगे, है ना। ये पेज नंबर आप बोल रहे हैं 125। तो ये प्रश्न मतलब किसके मन में आया? कौन, मतलब 1 2 4 जो भी लोग हैं। हाँ जी, आपका दीजिए, माइक पीछे दीजिए। नमस्ते भैया, ये प्रश्न इस संदर्भ से था कि जब हम मूल चेष्टा के बाद परमाणु की संरचना की बात करते हैं तो हम उसमें बताते हैं कि ध्वनि, ताप और विद्युत ये उस पे एक शक्ति के रूप में प्रदर्शित होता है। तो तब अभी तक हमने ध्वनि के बारे में ऐसा समझा है कि हवा के माध्यम से ही ट्रैवल करती है, मतलब कुछ माध्यम के तौर पर हवा चाहिए। लेकिन जब हम परमाणु की बात करें तब तो हवा का अस्तित्व ही नहीं है, तो वहाँ पर हम ध्वनि को कैसे समझ सकते हैं? आप में से विज्ञान कितने लोग पढ़े हुए हैं यहाँ पे? सभी लोग पढ़े हुए हैं। अच्छा, विज्ञान में कैसे बताते हैं? एटॉमिक लेवल पे। एटॉमिक लेवल पे कोई साउंड वेव होती है? कुछ मालूम नहीं, ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो इसमें 2 मुद्दे हमें ध्यान रखने हैं कि ये बात सही है एकदम कि जो स्थूल स्तर पे, स्थूल का मतलब हो गया जो जो इंद्रियों के और यंत्रों के माध्यम से पकड़ में आता है, ये सब स्थूल स्तर है। इस स्तर पे तो हवा जो होती है वो माध्यम बन जाती है, ऐसा हमने सुना है ना। तो मैं जब बोल रहा हूँ वो हवा के माध्यम से, हवा के कणों में वो जो हलचल होती है ना, जो तरंग पैदा होती है, उस वो हमारे कानों तक पहुँचती है, उससे कान का पर्दा हिलता है। इससे परमाणु के स्तर पे जो बात है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, बढ़िया। तो कोई भी तरंग जो है उसमें कोई हलचल है ना। तो परमाणु के जो अंश हैं वो अपनी क्रियाशीलता करते हुए, है ना, अपना वेव फंक्शन को वो व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा विज्ञान में पढ़ते ही हम लोग, है ना। उसकी तो इक्वेशंस भी दी हुई है, श्रोडिंगर की इक्वेशन है, वो सब उसी वेव फंक्शन को बताता है ना। तो जैसे परमाणु के जो परिवेशीय अंश है वो ऐसे घूम रहा है, ये भी अपने आप में एक ऑसिलेटरी मोशन है ना। और ऐसे घूमते हुए वो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है उसकी, उसके ऑर्बिट की, है ना। ये भी अपने आप में एक मोशन है, ठीक है। तो इन्हीं मोशंस की कॉम्बिनेशन में ताप, विद्युत और ध्वनि का निष्पन्नता कहते हैं इसको, निष्पन्न होती है ना, ट्रांसमिट होती है, ठीक है। ट्रांसमिशन के जो मूल मीडिया है वो उसका जो चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र है वो है। जो फील्ड है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर वो होता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल होता है वो एक एटम और दूसरे एटम के मैग्नेटिक फील्ड्स की कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनता है। ये बात पिछले शिविर में हमारी हुई थी, है ना। तो एक परमाणु का प्रभाव क्षेत्र, दूसरे परमाणु का प्रभाव क्षेत्र, ये जब तक अलग अलग हैं तब तक ये 2 इकाई हैं, पर इनके प्रभाव क्षेत्र कंबाइन हो गए तो ये 1 इकाई हो गई। तो यानी इनके जो फील्ड्स हैं वो 1 हो गए। तो इस फील्ड, कंबाइंड फील्ड के अंदर उनके बीच में एक डांस चल रहा है, और उसको जो वाइब्रेशन, जो उसमें जो इसकी मूवमेंट और इसकी मूवमेंट जो कोऑर्डिनेशन है उसका बेसिस बन रहा है उसके जो मैग्नेटिक वेव्स हैं उसके बीच के, उसके बेसिस पे वो होता है, ठीक है।
तो कोई भी रचना है, अब साउंड ट्रैवल करने के की बात जो आती है वो रचना के अर्थ में ही बात आती है ना। तो जैसे हवा है, हवा एक रचना है, ये ऐसा नहीं है कि एक एक कण अलग अलग है, इसके अंदर जो जुड़ाव है ये भी फील्ड के रूप में ही है, लेकिन ये फील्ड इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो रिजिड हो, है ना। तो इसके अंदर मूवमेंट ज़्यादा है, तो यही चीज़ ट्रैवल, मतलब जब हम बोलते हैं तो वो वाइब्रेशन करने लगता है उसके अंदर आराम से। जबकि अगर आप देखेंगे किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर बोलने से इतनी वाइब्रेशन नहीं जाती है, पर उसको अगर आप कोई चोट करेंगे तो उसमें वाइब्रेशन ट्रैवल करती है ना। पर वाइब्रेशन ट्रैवल करने का मतलब क्या है, वो फील्ड में इफेक्ट आ जाता है उसका। तो पूरी तरंग जो है वो फील्ड के अंदर है। तो जहां पे भी साउंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ रहा है वो फील्ड से कनेक्टेड है। तो रचना क्या होती है, कोई भी, जैसे आप देखेंगे है ना, जैसे हम कोई भी, ये किताब है एक रचना है ना। तो ये सारा का सारा एक यूनिट के रूप में क्यों है, क्योंकि ये कंबाइंड फील्ड है ना। नहीं तो आप सोचिए कि मेरा हाथ इसमें से क्यों नहीं जा रहा है, ये भी एक अपने में एटम से ही तो बना हुआ है, कितनी स्पेसेस है खाली, इसमें भी खाली। तो ये जो फील्ड्स जो है एक दूसरे को मतलब वायलेट नहीं करते, फील्ड डिफाइन कर रहे हैं यूनिट को, है ना। तो इसके अंदर की जो तरंगे हैं वो इसी बॉडी में रहती हैं, इसके अंदर की जो तरंगे इसके अंदर रहती हैं। इससे इसके सरफेस पे हम कुछ करते हैं तो उससे इसमें तरंग आती है, तो यानी उसके फील्ड के अंदर वो आ जाती है। ऐसे चलता है। समझ में आता है? बताइए, है ना। प्रभाव क्षेत्र में चलता है ना। जो जुड़ाव है वो क्या प्रभाव क्षेत्रों का ही तो है। जैसे मॉलिक्यूल क्या चीज है, या आप कोई भी सॉलिड का पीस उठाते हैं, क्या मतलब है इसका, सॉलिड होने का मतलब क्या है किसी चीज का। हाँ, तो क्या चिपक जाते हैं, है ना। तो गैप तो है, लेकिन उनका जो बॉन्डिंग है, मतलब उसका जो फील्ड्स हैं वो इस तरीके, उसके अंदर मूवमेंट की कुछ रिस्ट्रिक्शन है इन टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में, है ना। उन्हीं टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को आप चेंज कर दीजिए, है ना। जैसे हम उसको ले जाएं एब्सोल्यूट जीरो की तरफ ले जाएं, तो सब सारे फील्ड्स ऐसे हो जाते हैं, मतलब फील्डलेस सा लगता है वो, मतलब वो सीमित रह जाते हैं। तो वहाँ पे फिर वो आ जाता है जिसे कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी, सुपर फ्लूइडिटी। ये क्या हो गए, फील्ड जो हो गए इकाई तक सीमित रह गए, अब नहीं है उसमें, नहीं। अब वो कैसे भी मूवमेंट कर लेते हैं, रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है उनकी, है ना। एब्सोल्यूट जीरो जो है वो कोई प्राकृतिक स्थिति नहीं है, मानवकृत स्थिति है ना। प्रकृति में तो हर चीज एक निश्चित तापमान के साथ है, व्यवस्था के साथ है। यही तो व्यवस्था है कि जो क्रिया होनी है उसके लिए उपयुक्त वातावरण बना हुआ है, ठीक है ना। कोई और बात इससे जुड़ी हुई बताइए, या ये स्पष्ट नहीं हुआ तो फिर बताएं। इसमें भैया एक बात ऐसी भी उठती है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो एटम्स जो क्रियाएं कर रहे हैं, वो जो ऑर्बिटल मूवमेंट और जो फील्ड चेंज करना जो है, फील्ड चेंज तो नहीं लेकिन ऑर्बिटल प्लेन का जो हाँ प्लेन्स का चेंजेस करना, उतनी क्रिया से भी ध्वनि ताप विद्युत तो है ही, और दोनों के सम्मिलित प्रभाव से भी एक रिजल्टेंट भी चीज है। तो दोनों में जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेवल पर देखने जाते हैं तब उसमें क्या ये डिफरेंस होता है, सिर्फ प्रभाव सम्मिलित होके वो बढ़ गया सिर्फ इतना ही है? नहीं, इंटरनली भी जब उनकी मूवमेंट रहती होगी उसमें भी कोई विशेष प्रभाव तो रहता होगा ना। हाँ, तो क्या है कि परमाणु के अगर फोकस करते हैं, है ना, तो एक परमाणु क्या है कि उसके न्यूक्लियस का एक फील्ड है ना। मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं। तो उसका एक न्यूक्लियस है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं।
इसके आधार पे उसका एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है ना। मैग्नेटिक फील्ड्स एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव विधि से ज्वाइन करते हैं, ये तो हम जानते ही है ना। अलाइनमेंट जैसी होगी, जैसे भाई लाइक पोल्स को साथ लाएंगे तो रिपेल करते हैं, सब्ट्रैक्टिव हो जाता है ना। अनलाइक पोल्स को लाएंगे तो एडिटिव हो जाता है, ज्वाइन कर जाते हैं, है ना। तो उस विधि से, तो न्यूक्लियस किस विधि से है कि एडिटिव विधि से फील्ड बड़ा हो जाता है, तो एक बड़ा फील्ड बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर कोई चीज ऑर्बिट में घूम रही है, ठीक है। और एक घूमने वाली चीज आपकी, उसका भी अपना एक फील्ड है ना, इसका भी अपना फील्ड है। तो जब एक घूमेगी, इस फील्ड का और इस फील्ड का इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। यही कारण है ताप विद्युत ध्वनि का, है ना। तो इसी से साउंड है, इसी के घर्षण से हीट है ना। और इसी के अंदर आपका मैग्नेटिक, जब मैग्नेटिक फील्ड की धाराएं कटती हैं तो विद्युत होती है। ये तीनों प्रिंसिपल तो हम स्थूल स्तर पे जानते ही हैं ना। जैसे ये स्पीकर जो है ना, ये किस बेसिस पे है? मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन से, है ना, इंटरेक्शन से ही है। जो आपका वो होता है इंडक्शन कुकर जो होता है ना, वो भी मैग्नेटिक फील्ड का, वेरिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड से मेटल के अंदर हम हीट जनरेट कर देते हैं, है ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। तो मैग्नेटिक वेरिएशन हो रही है। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड में जब दूसरा मैग्नेटिक फील्ड घूमता है तो वो चेंज करता है उस मैग्नेटिक फील्ड को एक सेट तरीके से, है ना। और तीसरा जो है, तो लाइट इलेक्ट्रिसिटी तो मालूम है, हम सारे टरबाइंस और वगैरह, वो तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप मैग्नेट को घुमाते हैं तो उससे होता है। तो ये तीनों प्रिंसिपल तो वैसे ही है, चाहे उस स्थूल पे देखें चाहे उधर देखें, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड्स की इंटरैक्शन है एटम के अंदर, है ना। और इससे ये पूरा फील्ड जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, पल्सेट कर रहा है पूरा का पूरा। इसके अंदर एक रिदम बनती है। ये जो रिदम है, यही उसके जो बोलते हैं हम स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट है इसका, हर एटम का, है ना। तो हर एटम के अंदर, इसमें जैसे हाइड्रोजन में 2 ही पार्टिकल्स होंगे, उसका जो रिदम होगा वो एक अलग प्रकार का होगा, है ना। उसमें अलग मात्रा में, क्वांटिटी में, फ्रीक्वेंसी में आपको रेडिएशन मिलेगी, हीट और इसकी, है ना। तो स्पेक्ट्रल एनालिसिस में अलग अलग पार्टिकल्स की अलग अलग मिलती है ना, उसका बेसिस ये है, ठीक है ना। तो एटम के अंदर ऐसा हो रहा है। अब जो मॉलिक्यूल बन गया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन हो जाएंगे तो एक दूसरे के साथ उनकी कोई रिदम बनेगी, तो एक से दूसरे तक वो ट्रांसमिट हो रहा है। जहां पे ये रिदम एक दूसरे को मतलब बैलेंस में रख सकती है, वही मॉलिक्यूलर बॉन्ड हो जाता है। जब एक, मान लीजिए ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, वो साथ किस बेसिस पे रहते हैं कि इनके जो फील्ड है उसके अंदर जो एनर्जी का फ्लो है वो एक क्लोज साइकिल जब बन गया, एक रिदम में ऐसी आ गई जो अब कंटिन्यूसली बनी रहेगी। भाई कुछ तो एनर्जी फ्लो होगा ना, ऑक्सीजन से भी हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन में, इसका एक बैलेंस बन जाता है। मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग और कुछ नहीं है, इतना ही है। अभी तक क्या सोचते आए हैं, पार्टिकल एक्सचेंज या पार्टिकल शेयरिंग, पार्टिकल के बेसिस पे नहीं है, ये एनर्जीज के बेसिस पे, मैग्नेटिक फील्ड्स या फील्ड के बैलेंसिंग होने से है, उससे। हाँ हाँ, इधर ऐसा लगता है, समझ में आता है कि ये जो प्रभाव क्षेत्र है उसका, जो फील्ड्स हैं, है ना, इनकी इंटरेक्शन से। अभी तक फील्ड को हम बहुत ज़्यादा वो नहीं करते, वैल्यू नहीं देते, है ना। फील्ड बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो प्रभाव क्षेत्र है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसमें 2 चीज़ें हैं, देखिए ये फील्ड जो है इसकी एक सीमा है, एक निश्चित प्रभाव क्षेत्र तक रहता है ना। सीमित होना इकाई का लक्षण होता है, ठीक है, ठीक है।
अब इस फील्ड के अंदर कोई ऐसी जगह है जहां पे इस फील्ड का इफेक्ट ना हो? हर जगह होगा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा, है ना? ये किसका लक्षण है? ये व्यापकता का, कंटिन्यूटी का। ये डिस्क्रीटनेस का क्या हो गया? सीमित है। और कंटिन्यूटी इसके बीच में कंटिन्यूस है। और इन दोनों के इफेक्ट में क्रियाशीलता की बात आती है जो, है ना? तो ये वेरिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट से, तो इसमें तो कोई भी फील्ड की आप स्टडी करोगे वो स्टैटिक नहीं मिलता है आपको, डायनेमिक मिलता है। तो ये है महिमा इसकी, जिसको कहते हैं प्रभाव क्षेत्र। अभी इसको बहुत अच्छे से समझे नहीं है हम लोग, इसमें खूब शोध की आवश्यकता है ना? तो धीरे धीरे जैसे जो लोग साइंस से जुड़े हुए जुड़ेंगे तो इस सब में शोध करेंगे, पर अभी बहुत मतलब सरफेस की बात कर रहे हैं हम, इतना तो पकड़ में आता है इसमें। तो ये सहअस्तित्व का ही प्रमाण हुआ ना फील्ड, प्रभाव क्षेत्र। इसमें जो ध्यान रखना है कि फील्ड और ऑब्जेक्ट, इकाई और फील्ड, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। फील्ड जो है वो इकाई के साथ ही है। तो इकाई के मोमेंटम की अगर स्टडी करोगे, इकाई है तो उसका मोमेंटम होगा, तो आपको पार्टिकुलेट नेचर मिलेगा। और उसकी फील्ड की स्टडी करोगे तो आपको वेव नेचर मिलेगा। ये समझ में आता है? इकाई की आप किस प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हो, किस इफेक्ट को, किस चीज को कर रहे हो, तो उसके अंदर ऐसा, हाँ, तो जो भी गति से रिलेटेड चीजों को आप स्टडी करोगे या इम्पैक्ट को स्टडी करोगे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप स्टडी करते हो तो इम्पैक्ट से होता है, मोमेंटम से होता है, तो इसलिए उसको पार्टिकुलेट मानते हैं, है ना? लेकिन अगर हम उसके मतलब वेव वाले फंक्शन को स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज के, जैसे हमने उसको किया, क्या था वो, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को कर, हाँ हाँ, तो वो पार्टिकल और जो वेव नेचर की बात को उस रूप में भी देखा जा सकता है। ठीक है? सिंपल टर्म में समझे तो कोई भी पदार्थ है, बराबर, उसमें ये मॉलिक्यूल्स होंगे और वो इंटरेक्ट करे है, मॉलिक्यूल के मूल में परमाणु होगा, हाँ। और वो उनका फील्ड इंटरेक्ट करता होगा। तो सामान्य स्थिति में उनका प्रभाव मीन्स ताप, ध्वनि, विद्युत नहीं, जब उसको एक्साइट करते हैं या कुछ ऊर्जा देते हैं तभी वो प्रभाव में आता है। तो जैसे कोई पदार्थ है, ऐसा नहीं। तो ये बढ़िया पॉइंट है, इसको समझने की जरूरत है। तो परमाणु अंश व्यापक सत्ता में भीगे डूबे घिरे हैं, है ना? ये हमारी सबकी बात हो ही चुकी है। भीगे होने से वो ऊर्जा संपन्न है, डूबे होने से वो क्रियाशील है, और घिरे होने से वो नियंत्रित है ना? ऐसे ऊर्जित, क्रियाशील और नियंत्रित अंश मिलके क्या बना रहे हैं? परमाणु रचना, है ना? परमाणु रचना क्या है? उसके अंदर एक निश्चित आचरण देखने को मिलता है कि इतना एनर्जी होने के बावजूद उसके अंदर एक स्ट्रक्चर बना रहता है लंबे समय तक, और वो एक निश्चित क्रिया करता रहता है ना? तो ये जो क्रिया है करता है, जो उसके परिवेशी घूम रहे हैं उसके, है ना, कि जिस भी ऑर्बिटल उसमें घूम रहे हैं, जो भी उसके प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स हैं, है ना, उसमें उससे, उस क्रिया से उसमें एनर्जी का ट्रांसमिशन है। इसको बोल रहे हैं वर्क एनर्जी या कार्य ऊर्जा या सापेक्ष ऊर्जा। हीट, है ना, साउंड और इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या नाम दे रहे हैं? कार्य ऊर्जा, है ना? और कार्य ऊर्जा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अंशों की क्रियाशीलता से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं कार्य ऊर्जा। इसी को दूसरा नाम दिया सापेक्ष ऊर्जा। सापेक्ष ऊर्जा क्यों कहा है? कि परस्परता में जो क्रिया है उससे जो हो रही है, परस्परता जहां पे आ गई, ये सापेक्ष ऊर्जा हो गई। ठीक है ना? बिना परस्परता के ऊर्जा नहीं होती है ये वाली, है ना? तो इसी को कार्य ऊर्जा या सापेक्ष ऊर्जा नाम दे रहे हैं। ठीक है? तो इकाई यानी परमाणु के अंदर सब अंश क्रियाशील हैं। ये क्रियाशीलता से हर परमाणु के अंदर जो भूखे परमाणु हैं उनके अंदर ताप, विद्युत और ध्वनि का ट्रांसमिशन उनके ऑर्बिट से ही बाहर हो रहा है। ठीक है? निरंतर हमेशा होता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है वो।
ठीक है, तभी तो उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं। ठीक है, जो अजीर्ण परमाणु है उनके अंदर क्या होता है, उनके ऑर्बिट से वो जो एनर्जी है जो प्रोड्यूस हो रही है ऑर्बिट्स में इस मूवमेंट से, वो पहले न्यूक्लियस में जाती है, फिर न्यूक्लियस जितना पचा पाता है उतना पचाता है, बाकी को वो रेडिएट करता है, वही रेडिएशन है। हाँ, वही एक्सरे, गामा रेज, वो सब है। ठीक है, तो वो भी कंटिन्यूसली कर रहे होते, तभी तो आपको जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का पता चल जाता है उनकी रेडिएशन से। तो ये दोनों चीज बिना आवेशित है। ताप विद्युत ध्वनि का जो प्राकृतिक स्वरूप है परमाणु में, ये बिना आवेश के है। हर परमाणु एक संतुलन की स्थिति है, ये पहले समझना है हमें। मध्य स्थिति है वो बना हुआ है, उसके अंदर क्रियाशीलता है और उसके अंदर ताप विद्युत ध्वनि का प्रसारण हो रहा है, ये हमारे को समझ। जब हम उसको आवेशित करते हैं, यानी उसके निश्चित ताप से कुछ अधिक करते हैं, तो वो ज्यादा करने लगता है उस काम को, इतना ही उसमें। पर उसकी जो नॉर्मल स्टेट है, नॉर्मल स्टेट में भी वो कुछ ट्रांसमिट कर रहा है। जी हाँ, हाँ। तो देखिए, अब जैसे ही हम सूक्ष्म से परमाणु के स्तर से आगे स्थूल पे क्या होता है, स्थूल में हम किसकी बात कर रहे हैं कि अब हम रचना की बात कर रहे हैं। रचना जो बनी हुई है ये बिना ऊर्जा के बनी रह सकती है। ये जो शेप होल्ड कर रहा है मेटल, ये किस बेसिस पे कर रहा है? मेटल की प्रॉपर्टीज किस बेस पे होती है ना? तो उसका जो एटम है, उसकी जो बॉन्डिंग किस बेसिस पे हो रही है? भाई मेटल के एक, मान लीजिए आयरन है ना, तो आयरन के कुछ कंपाउंड वो बनेंगे, कंपाउंड्स बनेंगे, है ना। फिर अलॉय बनाए हमने, अलग मेटल को लेके बनाए, इन सब के अपने जो फील्ड्स हैं वो कंबाइन करके ये प्रॉपर्टीज को लाए हुए हैं। बिना उसके तो ये बन ही नहीं सकता ना स्ट्रक्चर। अभी हम इसको हीट करेंगे बॉटल को, तो एक टेम्परेचर पे आके मेल्ट हो जाएगी। तो क्या हो गया, हमने उस मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की जो व्यवस्था उसमें थोड़ा सा चेंज ला दिया। उसके लेवल ऑफ एनर्जी बढ़ाने से उसकी मूवमेंट बढ़ गई, तो अब वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर में नहीं रहता है, अब वो फ्लूइडिटी में आ गया। ठीक है, या हम इसके अंदर से रेडिएशन पास करें तो कुछ हो सकता है एटम्स ब्रेक कर जाएं, मान लीजिए फिजन हो गया, तो फिर वो स्ट्रक्चर नहीं रहेगा बिल्कुल भी। वो तो यही तो सबसे बड़ी ब्यूटीफुल चीज है कि जितनी एनर्जी है प्रकृति में, वो चीजों को बनाए रखने के अर्थ में सर्वाधिक लगती है। इसको हम इग्नोर किए हुए। देखिए, अभी हम जो फ्यूल यूज करते हैं, अभी ह्यूमन काइंड जो फ्यूल को पहचानिए, वो कैसे पहचानिए? विघटन विधि से, कि जो चीज है जिसको फ्यूल के रूप में यूज करना है, उसको हम वो कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, विघटन करते हैं उसका, तो जाके हमारे को मॉलिक्यूलर एनर्जी उसकी मिलती है। अभी हम उसको इकाई को भी बनाए रखें और ऊर्जा भी मिलती रहे, ऐसा भी हमने टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत विकसित की है, जैसे सौर ऊर्जा है ना। तो सौर ऊर्जा में क्या हो रहा है कि एक फील्ड, एक इफेक्ट आ रहा है, उससे उधर कुछ हमारे को प्रभाव मिल रहा है, उस प्रभाव को हम टैप करके कर लेते हैं, और ये कंटिन्यूसली चल सकता है, लंबे टाइम तक तो चल ही सकता है ना। तो इस टाइप की एनर्जीज को भी हम बहुत कम एक्सप्लोर किए। अभी तो हम जो इंजन है, जैसे पेट्रोल लेंगे तो उसको जलाएंगे तो पेट्रोल नहीं बचता उसके बाद, है ना। तो ऐसे प्रोसेस में क्या होता है, ये न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियस तोड़ेंगे उसका, यानी एटम को ही तोड़ देंगे, तो वो मटेरियल नहीं बचेगा। तो क्या बचेगा, उसको बोलते हैं ईंधन अवशेष, रेमिनेंट्स, फ्यूल रेमिनेंट्स, है ना। अब उनका जो इम्पैक्ट है उसी का नाम पॉल्यूशन है। ठीक है, तो ऐसा आगे चल के टेक्नोलॉजी ऐसी विकसित हो सकती है कि बिना हम चीजों को तोड़े भी हम एनर्जी को ले सकें। अब देखिए, इतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, है ना, इतनी एनर्जी है कि वो आप देखिए लाइटनिंग बोल्ट्स में कितनी एनर्जी होती है, वो सब इसमें आ रहा है। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को टैप किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता एनर्जी के रूप में? किया इस पे भी। जब 1900s के आसपास
टेलीग्राफ के लिए पोल्स लगाते थे, है ना, और उस पर फिर वायर डालते थे। तो देखते थे कि अगर एक लंबे एरिया के ऊपर जब वायर डाली है तो उसमें कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता था कुछ जगहों पे। वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है उसकी, और कैसे कैसे मैग्नेटिक लाइंस के साथ। तो वो सब स्टडीज होने की जरूरत है। पर क्या उन सब के अंदर बहुत वो इकोनॉमिकली क्या हो जाता है, उसको बेचा नहीं जा सकता, व्यापार के लिए बहुत वो नहीं है, इसलिए उसमें रिसर्च नहीं हुई है। सारी रिसर्च व्यापार के लिए हुई है। एनर्जी का सबसे बड़ा मतलब जो कंजम्पशन है, एनर्जी का कंजम्पशन है ना, उसी पे तो सबसे ज्यादा धरती का शोषण हो रहा है। हाँ, तो ये सब डॉक्यूमेंटेड है फैक्ट कि जब टेलीग्राफ के लिए जो लाइंस डल रही थी तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखा। और कुछ अगर आप कुछ डेप्थ पे अगर मेटल के साथ पोल्स को लगाते हो तो और करते हो तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं लोगों ने, लेकिन सफिशिएंट नहीं हुआ है उसको टैप करने के लिए। तो बहुत सारा कुछ किया जा सकता है। ये सबके लिए ठीक है ये बात? किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, फिर आगे अगले वाले पे आगे जाते हैं ना सबके। हाँ 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 बताइए ना। जो ये चैप्टर था ना उसमें पेज नंबर 129 में हाँ लास्ट पैराग्राफ है, वो थोड़ा समझना था। आपने ये जो बताया उससे थोड़ा क्लियर हुआ, लेकिन उसमें भी थर्ड लाइन है, चुंबकीय धारा का मतलब एक दूसरे के साथ मिलने की प्रवृत्ति। इन दोनों वस्तु के बीच कितने भी अणु परमाणु विरल रूप में रहते हैं, इन्हें चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र में होना पाया जाता है। इसका विखंडन इसके विखंडित क्रम से धारा को प्रवाह को ग्रहण करते हुए देखने को मिलता है। यही पुनश्च माध्यम के द्वारा दूर दूर तक पहुंचता है। ये लास्ट वाला लाइन थोड़ा अभी समझ में, बीच वाला समझ में आ गया। आगे वाला भी पढ़िए ना। ओके, अगला पैराग्राफ जुड़ा ही हुआ है। ऐसे विखंडन क्रम में क्या कोई वस्तु द्रव्य बना रहता है कि नहीं? हाँ, इस मुद्दे पर यही स्पष्ट होता है कि हर अवकाश में कुछ न कुछ संख्या में अणु होते ही है। यही अणु चुंबकीय धारा के प्रवाह क्षेत्र में होना भी स्पष्ट हो चुकी है। विखंडन क्रम में इस अवकाश में चुंबकीय प्रवाह क्षेत्र में आए अणुओं में विद्युत धारा से प्रभावित होना भी स्वाभाविक है। इसी के साथ साथ यह भी अनुमान होता है कि चुंबकीय प्रभाव और विखंडन दबाव के साथ इन अणुओं का परमाणु में विघटित होने अथवा परमाणु विघटित होकर परमाणु अंश रूप में दौड़ लगाने की भी संभावना बनी रहती है विद्युत प्रवाह के साथ। यद्यपि प्रवाह के साथ माध्यम पर होने वाला प्रभाव, उसके फलस्वरूप होने वाली क्रिया स्पष्ट होती है। माध्यम पर विद्युत प्रवाह प्रवाहित होते ही उनमें संकोचन प्रसारण बढ़ना हो ही जाता है। इसको हर जिज्ञासु अर्थात प्रयोग पूर्वक समझने की इच्छा रखने वाला परीक्षण निरीक्षण कर सकता है। आगे पढ़ो। हाँ। जितने भी उपक्रम विद्युत प्रवाह के लिए बन चुके हैं, प्रवाहों को नियंत्रित करने, संयत करने, विभाजित करने, उपयोग करने, नापने और सुनिश्चित करने के जितने भी उपकरण बन चुके हैं पर्याप्त लगते हैं। यदि आगे और कोई आवश्यकता होने की स्थिति में मानव में शोध अनुसंधान प्रवृत्ति है ही, इससे आपूर्ति होना संभावित है। इससे आश्वस्त होते हुए शाश्वत निरंतर प्राप्त विद्युत निष्पादित यंत्रों को संचालित करने के लिए स्रोतों का अवश्यमेव प्रयोग करना ही हमारा सौभाग्य भविष्य होगा। ठीक है ना। तो इसको 2-3 बार जब पढ़ोगे आप ना, इसमें काफ़ी कुछ पकड़ में आने लगता है। क्या है कि हम सेंटेंस को इम्पोर्टेंट मान लेते हैं। सेंटेंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरी बात क्या कह रहे हैं, पूरे के संदर्भ में वो सेंटेंस पकड़ में आता है। एक बार और पढ़ के देखिए, फिर उसके बाद देखते हैं क्या डाउट बचता है। यहाँ से पढ़िए। यह तथ्य यह तथ्य हमें समझ में आ चुका है कि चुंबकीयता
वस्तु में प्रकट होता है, ऐसे चुंबकीय द्रव्य को ससम्मुख यांत्रिकीय विधि से निश्चित अच्छी दूरी पर स्थिर करने की स्थिति में इन दोनों की परस्परता में चुंबकीय धारा बना ही रहता है। चुंबकीय धारा का मतलब एक दूसरे के साथ मिलने की प्रवृत्ति। इन दोनों वस्तु के बीच कितने भी अणु परमाणु विरल रूप में रहते हैं, इन्हें चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र में होना पाया जाता है। इसका विखंडन इसके विखंडित क्रम से धारा को प्रवाह को ग्रहण करते हुए देखने को मिलता है। यह पुनश्च माध्यम के द्वारा दूर दूर तक पहुंचता है। ऐसे विखंडन क्रम में क्या कोई वस्तु द्रव्य बना रहता है कि नहीं, इस मुद्दे पर यही स्पष्ट होता है कि हर अवकाश में कुछ न कुछ संख्या में अणु होते ही है। यही अणु चुंबकीय धारा के प्रवाह क्षेत्र में होना भी स्पष्ट हो चुकी है। विखंडन क्रम में इस अवकाश में चुंबकीय प्रवाह क्षेत्र में आए अणुओं में विद्युत धारा से प्रभावित होना भी स्वाभाविक है। इसी के साथ साथ यह भी अनुमान होता है कि चुंबकीय प्रभाव और विखंडन दबाव के साथ इन अणुओं का परमाणु में विघटित होने अथवा परमाणु विघटित होकर परमाणु अंश के रूप में दौड़ लगाने की भी संभावना बनी रहती है विद्युत प्रवाह के साथ। यद्यपि प्रवाह के साथ माध्यम पर होने वाला प्रभाव, उसके फलस्वरूप होने वाली क्रिया स्पष्ट होती है। माध्यम पर विद्युत प्रवाह प्रवाहित होते ही उनमें संकोचन प्रसारण बढ़ना हो ही जाता है। इसको हर जिज्ञासु अर्थात प्रयोग पूर्वक समझने की इच्छा रखने वाला परीक्षण निरीक्षण कर सकता है। जितने भी उपक्रम विद्युत प्रवाह के लिए बन चुके हैं, प्रवाहों को नियंत्रित करने, संयत करने, विभाजित करने, उपयोगित करने, नापने और सुनिश्चित करने के जितने भी उपकरण बन चुके हैं, पर्याप्त लगते हैं। यदि आगे और कोई आवश्यकता होने की स्थिति में मानव में शोध अनुसंधान प्रवृत्ति है ही, इससे आपूर्ति होना स्वाभाविक है। इससे आश्वस्त होते हुए शाश्वत निरंतर प्राप्त विद्युत निष्पादित यंत्रों को संचालित करने के लिए स्रोतों का अवश्यमेव प्रयोग करना ही हमारा सौभाग्य भविष्य होगा। ठीक है, अब बताइए क्या पूछना है। मतलब इसमें से अगर क्या क्या समझ में आया वो मैं कहूँ तो स्टार्टिंग में जो कहा कि चुंबकीय जो पोल्स है उसका ससम्मुख ओरिएंटेशन रखकर हम निश्चित अच्छी दूरी में चुंबकीय धारा को कैसे वो देखा ही जा चुका है, वहाँ समझ में तो आ गया। किसी ओरिएंटेशन में किसी प्रकार की चुंबकीय धारा बनती है जैसे अलग अलग ओरिएंटेशन में अलग अलग उसकी बनेगी, है ना। ठीक, एक तो ये पकड़ में आ गया। और फिर आगे जो वहाँ पे लिखा कि चुंबकीय धारा का मतलब एक दूसरे के साथ मिलने की प्रवृत्ति। हाँ, मतलब खिंचाव दर्शाता है, ऐसा है। हाँ, साथ रहने की प्रवृत्ति। ओके। हाँ। उसके बाद इन दोनों वस्तु के बीच जितने भी अणु परमाणु विरल रूप में रहते हैं उन्हें चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र में होना, आपने अभी बताया शायद उसमें। हाँ, ये अब स्थूल स्तर पे बात हो रही है, ये ध्यान रखिए, है ना। ये अभी परमाणु स्तर की बात नहीं हो रही है अभी, है ना। तो ये क्या बात हो रही है कि भाई कोई भी मैग्नेटिक फील्ड होगा कहीं पे भी, दो मैग्नेट्स के भी, उसके बीच में और अणु रहेंगे विरल रूप में किसी भी अवकाश में। आप देखेंगे बेसिकली जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो पूरा इंडक्शन की बात कर रहा है। अगर आपको विज्ञान की भाषा है तो इंडक्शन कैसे होता है उसको बताया इसमें। अगर आप इतना जोड़ लेंगे तो आपको पकड़ में आना शुरू हो जाएगा सारा, कि भाई एक माध्यम यानी एक तार में से करंट बह रहा है, उसकी परस्परता में पड़ी दूसरी तार में करंट कैसे आ जाता है। तो उसको अगर आप पढ़ेंगे अब समझ में आना शुरू हो जाएगा आपको खट से, कि जब करंट बहता है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो उसके साथ वो जो अणु है उधर विरल, उसमें उसका इम्पैक्ट दूसरे उस पर होता है। तभी वो एक सीमा तक ही है, एक सीमा के मतलब एक दूरी से ज़्यादा कर दो तो इंडक्शन नहीं होता है ना। एक सीमा तक ही होता है इंडक्शन, तो उससे उसमें करंट आ जाता है।
लास्ट जो लाइन लिखा है वो वही दर्शाता है, यही पुनश्च माध्यम के द्वारा दूर दूर तक पहुंचता है। हाँ, और ये जो लाइन है, ये पुनश्च, ये जो है बिजली कैसे चलती है, बिजली का क्या मतलब है ना। तो चुंबकीय धारा के विखंडन से एक प्रभाव पैदा होता है। ये जो प्रभाव है ये माध्यम से दूर दूर तक जाता है ना। तो चुंबकीय धारा का विखंडन हम टरबाइन में किए, है ना। तो एक मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को घुमाए, उससे एक वो आया, इफेक्ट बना, एक एंड पे बना उसके, वो माध्यम से यानी तार से दूर दूर तक पहुंचता है। ये बात है। मैं इसको मैग्नेट में अभी हाँ, देख रहा था, तो उसमें बैठ नहीं रहा था। हाँ। देखिए क्या है, ये भाषा जो है नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज है इस सेंस में कि हमको जैसी साइंटिफिक लैंग्वेज की अभ्यास है वैसी नहीं है। तो इसमें थोड़ा समय लगता ही है हमें, है ना। जो बाबा जी थे वो एक अलग परंपरा से होते हैं, भाषा अलग स्टाइल की है। तो फिनोमेना तो वो भी समझ रहे हैं, बता रहे हैं, अपनी भाषा बना रहे हैं। उस परंपरा में ये सब बातें बताने के लिए भाषा नहीं थी, क्योंकि ये स्टडीज नहीं हुई थी वैसे। अब जब ये क्वेश्चंस आए तो उन्होंने इसको बताने का, डिस्क्राइब करने का तरीका ढूंढा कुछ। तो बहुत सारी चीज़ें बताई हैं उन्होंने, जैसे ब्रेन की वर्किंग के ऊपर बताया। तो बोलते हैं ब्रेन कैसी दिखती है कि जैसे मलाई की ना बहुत सारी लेयर्स हों, और कटोरी में आप रोज रोज थोड़ी मलाई रखते जाओ, है ना, तो उसके अंदर लेयर्स बन जाती हैं। फिर उनको उल्टा करके देखोगे तो जैसे उसमें रिजेस और वो दिखते हैं ना, वैसे दिखती है ब्रेन। तो वो बहुत डे टू डे एग्जाम्पल्स के साथ भाषा को जोड़ के, ताकि एक कॉमन आदमी पकड़े। हमारा साइंटिफिक माइंड जो है उसमें से जो सार भाग है उसको पकड़ना है हमें, है ना। इशारा भर है वो किस चीज़ को पहचानना है। देखिए विज्ञान ने भी जो स्टडी की है ना चीज़ों की, वो नेचुरल फिनोमेना की ही की है ना। तो विज्ञान की स्टडी में कोई समस्या नहीं है। उनका जो पर्पस है, तो प्रयोजन क्या है, यहाँ पे एक संकट आता है ना। क्योंकि प्रयोजन हमारा कलेक्टिव बेनिफिट जो होना है या जो सर्वशुभ होना है, इसके अर्थ में वो काम नहीं हो रहा है। ये समस्या की बात है। फिनोमेना स्टडी करने में थोड़ी ना समस्या है। तो हमारे को इस मानसिकता को बनाए रखना है कि विज्ञान में जो चीज़ों को देखा गया है वो ठीक से देखा गया है। इसके अंदर जो बता रहे हैं, ये किस लिए बता रहे हैं कि ये सब व्यवस्था के अर्थ में। तो व्यवस्था का मतलब क्या है, सब चीज़ें मिलके कुछ करती हैं। तो ये कलेक्टिवनेस का एक मैसेज आता है इसमें से। ये एसेंस है इसकी, पूरे इसकी जो सहअस्तित्ववादी विज्ञान की एसेंस क्या है कि ये सब कुछ संयुक्त आचरण के रूप में है। ये जो पूरी धरती पे इतनी सारी घटनाएं घटती हैं जिसको हम स्टडी करते हैं, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि इसका कोई एक कॉमन पर्पस है। कॉमन पर्पस को ही हम प्रयोजन कहते हैं, है ना। ये वाला भाग हमारे को दर्शन से मिलता है। फिनोमेना की स्टडी तो जितनी हो गई है उतना ठीक ही हुई है चीज़ों की। इलेक्ट्रिसिटी की हो गई, मैग्नेटिज्म की हो गई, जितने भी साइंटिफिक फिनोमेना, उसी बेसिस पे तो सब टेक्नोलॉजी खड़ी है आज। भाई हम सैटेलाइट भेज देते हैं, कम्युनिकेशन करें, सब बिना समझे थोड़ा ना कर देंगे इन चीज़ों को। मतलब हम नेचुरल फिनोमेना को देख को हम गलत थोड़ा ना पहचान के कोई टेक्नोलॉजी बना लेंगे, है ना। तो विज्ञान का जो ज्ञान भाग है, तकनीकी भाग सही है, ज्ञान भाग क्या है, उसके फंडामेंटल्स, कारण, एकदम जो तात्विक कारण है, वो वहाँ पे एक संकट है। क्या संकट है कि जो परमाणु है उसके अंदर जो स्टेबिलिटी का आधार क्या है। क्योंकि अगर परमाणु से जो छोटे अंश हैं, जो हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को या फंडामेंटल पार्टिकल्स को देखते हैं, तो उनकी तो स्टेबिलिटी ही नहीं मिलती है। ऐसे अनस्टेबल पार्टिकल्स मिलके एक स्टेबल एटम कैसे बना रहे हैं, ये साइंस की एक बड़ी समस्या है। तो इसलिए इसको कैसे क्वालिफाई किया बाबा जी ने, उसको भाषा दी है अस्थिरता अनिश्चयता मूलक, कि जिसके मूल में अस्थिरता अनिश्चयता है। अस्थिरता क्या है, स्ट्रक्चर इंस्टेबिलिटी, और अनिश्चयता क्या है कि इनडेफिनेट प्रॉपर्टीज, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए रहता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। तो जो हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं उनकी हाफ लाइफ बहुत छोटी मिलती हैं आपको। तो इन सब से मिलके कोई स्टेबल स्ट्रक्चर और एक डेफिनेट प्रॉपर्टी वाली चीज कैसे बन गई, ये ज्ञान भाग इसको कह रहे हैं।
इसमें समस्या है एक। और दूसरी, ये जो हम विज्ञान से जो कर रहे हैं इसका मानव परंपरा के साथ क्या कनेक्शन है, प्रयोजन क्या है, इसको नहीं पकड़े हैं, ये दूसरी समस्या। इतना कहा जा रहा है ना? ये ठीक लगती है बात सबको, है ना? इसमें हमारा ये नहीं है कि भाई विज्ञान साउंड को नहीं पकड़ा, ऐसा नहीं है। विज्ञान ने साउंड अच्छे से पकड़ा, तभी तो हम साउंड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं सारी। मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन पा रहे हैं पूरे सिस्टम से, बिना इसको पहचाने कैसे कर लेंगे, है ना? अंतरिक्ष में से बात कर लेते हैं इधर तक, बिना साउंड को, इलेक्ट्रिसिटी को, मैग्नेटिज्म को पहचाने कैसे कर सकता है कोई? ठीक है? तो ज्ञान भाग मतलब तात्विकता में जो क्लैरिटी नहीं है, जो लॉजिकल नहीं बैठ पा रहा है, एक तो वो मुद्दा, और दूसरा जो कलेक्टिव रूप में हमारे लिए कैसे इसको यूज करना है, हमने ये धरती एक व्यवस्था के अर्थ में इसको कैसे यूज करना है, ये स्पष्टता ना होना, ये दूसरी समस्या। इन दोनों को ठीक करने की जरूरत है। तो जब हम अपने क्लास में पढ़ाएं तो इन दो मुद्दों को ध्यान में रखें। प्रयोजन तो बात कर ही सकते हैं ना, तात्विकता को भी मान लीजिए थोड़ी देर छोड़ देते हैं, प्रयोजन पे तो हम बात कर ही सकते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज मानव के उपकार के लिए होना चाहिए या मानव के संहार के लिए होना चाहिए, ये बात तो हम कर ही सकते हैं ना। ठीक है, और बताइए। सर, आपने पहले के डिस्कशन में बताया कि अगर इकाई का अध्ययन करेंगे तो पार्टिकल नेचर दिखाई देता है, और उसकी फील्ड का अगर स्टडी करेंगे तो वेव नेचर दिखाई देता है। जैसे फिजिक्स में भी आ गया है कि कुछ फ्रीक्वेंसी के बाद अगर हम उसका स्टडी करेंगे तो पर्टिकुलर वेव नेचर पे ही जाना पड़ेगा, फिर पार्टिकल नेचर पॉसिबल नहीं है। तो ये विज्ञान में तो ऐसा दिखाई कि कुछ फ्रीक्वेंसी के बाद आपको ये टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, और कुछ फ्रीक्वेंसी के बाद ये टेक्नोलॉजी यूज़, उनका ब्रेकअप पे दिखाया है। और हम यहाँ पे ऐसा बोलें तो वो थोड़ा क्लियरिटी अगर और हो जाए तो। हाँ, तो इसमें क्या चीज़ मैच नहीं कर रहे, उससे तो अलग, मतलब ये तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं, उसी की कंटिन्यूटी में है ना। तो विज्ञान ने इस चीज़ को पहचाना ही है भाई। कोई भी, चाहे इलेक्ट्रॉन को ले लें, एटम को ले लें, या और किसी सब एटॉमिक पार्टिकल को लेते हैं, वो तो बोलते हैं कि उसके अंदर वेव और पार्टिकल दोनों फिनोमेना देखने को मिलते हैं। हम भी वही कह रहे हैं। और एक वेव का क्या है कि देखिए, जैसे विजिबल स्पेक्ट्रम है, वेव के साथ क्या है, उसकी वेवलेंथ की बात आती है। अब एक साइज से छोटे हो जाएंगे आप, तो जो देखने की जो रोशनी है उसकी वेवलेंथ से छोटा हो गया, तो उसमें आप कैसे बोलेंगे कि ऑब्जर्व कैसे करेंगे किसी चीज़ को? किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए कोई संकेत आना है, या तो वो मैग्नेटिक रूप में आएगा, या इलेक्ट्रिक के रूप में आएगा, हीट के रूप में इम्प्रिंट। तो हीट वगैरह की तो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको, और सबसे ज़्यादा जो छोटी वो है वेवलेंथ है, वो मेरे ख्याल से गामा रेस की है ना। उसके बियॉन्ड आप कैसे स्टडी करोगे? ये सब फिनोमेना उसमें फिर इसलिए अनसर्टेनिटी की काफ़ी सारी बात आ जाती है। मीन्स ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे देखने की या हमारे उसकी लिमिटेशन है, बाकी दोनों नेचर्स हैं ही उसमें, इनबिल्ट ही, ड्यूअल ही है। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं दर्शन में कि परमाणु जो है व्यवस्था की मूल इकाई है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इधर उसका स्ट्रक्चर भी स्टेबल है और उसकी प्रॉपर्टीज भी डेफिनेट है। तो 2 अंश का जो एटम है उसके अंदर आपको हाइड्रोजन की ही प्रॉपर्टीज मिलती हैं और उसका स्ट्रक्चर स्टेबल मिलता है। ऐसे आपको 18 अंश के अंदर आपको कार्बन मिलता है, 24 अंश के अंदर आपको ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है ना? तो जो स्टडी करने की चीज़ है, जो समझने की चीज़ है, वो परमाणु है। इसके जो पूर्व रूप है उसमें अध्ययन नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें व्यवस्था नहीं देखने को मिलती। क्यों व्यवस्था देखे? क्योंकि प्रकृति में परमाणु से कम की रचना मिलती नहीं, मानव को ही विखंडित करके देखना पड़ता है। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर बना के हम तोड़ते हैं उसे, ठीक है ना? तो प्रकृति में तो पार्टिकल एक्सेलरेटर नहीं है। हाँ, हम
तो स्टेबिलिटी का ही अध्ययन हो पाता है, डेफिनेटनेस का ही अध्ययन हो पाता है, उससे कम में हो नहीं पाता है। तो पर फिर भी मानव कर रहे हैं जो भी स्टडीज कर रहे हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स की स्टडीज में अब हजारों पार्टिकल्स मिल गए, अब करते रहो उसमें, अब बहुत कुछ निष्कर्ष तो नहीं निकाल पाए उसमें, है ना। तो अभी जितनी भी थ्योरीज आई, जैसे वो आई स्ट्रिंग थ्योरी जैसे आई थी, तो स्ट्रिंग थ्योरी में अभी कोई एविडेंस नहीं दे पाए। कॉन्सेप्ट तो आया कोई बढ़िया एलिगेंट सा था, पर उसमें कुछ बता नहीं पाए क्या चीज़ है ये। तो इधर जो हम बात कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं कि परमाणु एक व्यवस्था है, व्यवस्था का आधार क्या है। फिर हम पार्टिकल से अब व्यवस्था के आधार में चले गए, जो पिछली बार भी शिविर में बात हुई थी। साइंस क्या है, परमाणु से छोटे पार्टिकल की स्टडी में चला गया, और छोटे में और छोटे में। इधर का हम डाइवर्ज हो रहे हैं कि देखिए व्यवस्था यहाँ तक मिलती है, इसमें जो व्यवस्था है इसका आधार क्या है, तो व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं हम, ना कि पार्टिकल का अध्ययन कर रहे हैं हम, व्यवस्था का अध्ययन करें। तो व्यवस्था का अध्ययन करने से परमाणु से के अंदर जो मध्यस्थ क्रिया है वो उसकी व्यवस्था का आधार है। मध्यस्थ क्रिया होने का कारण क्या है, तो उसमें जाते हैं तो सत्ता में संपृक्त प्रकृति हमारे को कारण के रूप में मिलता है, तो वहां पे जाके वो पूरा हो जाता है। जबकि इसके अंदर आप छोटा तो कितना भी इन्फिनिटी तक कर सकते हो, उसमें कैसे स्टडी करोगे। ठीक है, और बताइए। हाँ, देखिए ना, अगर इसको समझने का बहुत सिंपल तरीका है कि उसमें एक बेसिक फैक्ट ध्यान में रखना है कि परमाणु में जिनको सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी स्पीड कितनी है। क्या स्पीड है, 0.8 c, 80% स्पीड ऑफ द लाइट, इस स्पीड से चलते हैं। और वो कितनी सी जगह में चलते हैं, है ना। तो अब आप सोचिए उतनी स्पीड से अब हमारी ऑब्जर्वेशन की जो क्रिया होगी उसको आप कितना भी छोटा कर दोगे, तो आप मतलब उसको सोचिए, उसको ऑब्जर्व कैसे करोगे। ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए उसको ऑर्बिट नहीं कहते, अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही कहते हैं, क्योंकि उसकी पोजीशन आप बोलोगे कैसे। जितनी देर में आप वर्ड बोलते हो पोजीशन, उतनी देर में तो पता नहीं कितने करोड़ों बार घूम चुका होगा। है ना, मतलब बहुत माइन्यूटेस्ट ऑब्जर्वेशन करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी यूज करोगे आप। हाँ हाँ, वही वही अंतर कर, ठीक बात। तो ये भैया आगे बढ़े अब, दीदी लोग ठीक है, बढ़िया, बताइए। हाँ, एक प्रश्न मेरे माइंड में ऐसा आया था कि किसी भी चीज़ पर सिर्फ हम पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते जाए ना तो भी वो गर्म होता है, और दो चीज़ों को घिसे तो भी वो गर्म होता है। पोटेंशियल एनर्जी वाला एग्जाम्पल क्या है। जैसे कि एक छोटी चीज़ है, उस पर बहुत हेवी वजन वाली चीज़ रख दे तो उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। जैसे कि हम सिविल की लैब में वही करते हैं ना, किसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो दबाव डालने से तो तापमान बढ़ेगा ही ना। हाँ बढ़ेगा। हाँ, और दो चीज़ों को घिसने से भी फ्रिक्शन से भी बढ़ता ही है। एक में क्यों एक ही फिनोमिना से होना चाहिए ना, क्यों, दो फिनोमिना से। भाई जो है उसकी स्टडी है या हम अपने हिसाब से बनाएंगे फिनोमेना। स्थूल स्तर पे बात करने पहले तो, है ना। मूल में तो जाएंगे आप, तात्विक स्तर पे जाएंगे तो वही मिलेगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड्स और उनके वेरिएशंस, है ना। लेकिन आप स्थूल स्तर पे आप उसको चेंज करने के 50 तरीके निकाल लो। जैसे आप किसी चीज में से करंट पास करो तो भी गर्म हो जाता है ना। आप किसी चीज पे प्रेशर लगाते हो तो भी गर्म हो जाता है, आप उसको फ्रिक्शन करते हैं तो भी गर्म हो जाता है। तो एक एक मिनट आते हैं।
तो जो हम बोलते हैं ना एक ही प्रिंसिपल होना चाहिए या एक लिमिटेड चीज होनी चाहिए, इसको हम तात्विक स्तर पे ही देख सकते हैं, है ना। स्थूल स्तर पे बहुत सारे वेरिएशंस मिलते हैं। क्या है कि जो सिद्धांत होता है वो मूल में होता है और उसकी व्याख्याएं जो होती है जीने में होती हैं वो स्थूल पर होती हैं, और व्याख्याएं अनेक हैं। भाई जैसे हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन का प्रिंसिपल एक है, ये तात्विक बात है। अब इसको आप कितने प्रकार के खानों से कर सकते हो, पूरा अनंत है। फिर तो स्थूल स्तर पे यूनिकनेस ढूंढने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ हाँ, बताइए। हम्म, ये दो प्रभाव क्षेत्र समझ में आते हैं। और फिर इलेक्ट्रॉन जिसे हम अभी बोल रहे हैं उसका भी एक ऑर्बिटल मोशन है ही। तो एक ऑर्बिट में जितने भी है वो तो है, दूसरी ऑर्बिट में भी कई सारे हैं। तो वो दोनों का भी एक प्रभाव जब नज़दीक आएंगे तो उनका भी एक प्रभाव बनेगा। हाँ, बनता ही है। बनता ही है ना। हाँ, तो वो बेसिकली वो न्यूक्लियस के अंदर ही है, लेकिन उनका भी एक न्यूक्लियस के अंदर क्या है? हाँ सॉरी न्यूक्लियस ये ऑर्बिट के अंदर ही है। हाँ, लेकिन उसका भी एक अलग से थोड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए ये जितने चल रहे हैं आपस में, है ना, ये सब के सब की कुछ निश्चित अच्छी दूरी बनती है ना, और वो इनका कुछ कोऑर्डिनेशन है आपस में, तभी तो वो एक रिदम बन के एक स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी का आधार रिदम होता है, हार्मनी होता है। जब किसी चीज में हार्मनी होगी उसकी कंटिन्यूटी होती है, डिसहार्मनी होगी तो ब्रेक डाउन हो जाता है ना। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि हम 100 पार्टिकल्स को लेके अपने आप से कोई स्ट्रक्चर बना दें। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो बहुत सारी बन सकती है ना, पर एटम्स के जो जितने टाइप्स हैं वो तो केवल 120 ही हैं जड़ एटम्स के, है ना। तो ये 120 जो एक हार्मनीज हैं, 120 सेट्स ऑफ हार्मनी, कितने पार्टिकल्स के साथ यही स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है, इस बेसिस पे है। तो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के मतलब क्या हो गया, उसके इंटरनल कंपोनेंट्स के अंदर एक कोऑर्डिनेशन है। जैसे हमारे शरीर में लिवर एक काम कर रहा है, हार्ट दूसरा काम कर रहा है, किडनी तीसरा काम कर रहा है, सबके फंक्शन अलग अलग टाइप के हैं, पर ये सबकी एक रिदम है ना, मिलके एक कॉमन पर्पस को सर्व कर रहे हैं। ऐसे ही एटम में हो रहा है। तो ये जो संयुक्त आचरण की बात है, इसको पकड़ने की जरूरत है इन सब में, है ना। तो उनके भी जो वो बैठते हैं, मतलब जैसे जो इस यहाँ से वो घूम रहा है तो दूसरे सेट के ऑर्बिटल्स के जो घूम रहे हैं, इनका भी आपस का एक बैलेंस बना ही हुआ है, तभी तो जाके वो स्टेबल है स्ट्रक्चर। ठीक है। तो व्यवस्था का मतलब ही यही है कि हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन है। व्यवस्था का मतलब है ओवरऑल हार्मनी। तभी उसमें स्थिरता है, तभी उसमें कंटिन्यूटी है। ठीक है। मानव के संदर्भ में देखते हैं तो ओवरऑल हार्मनी दिखती नहीं है। तो इससे पूरी इसे प्रेरणा भी पूरी हम हार्मनी के आधार पे हम हैं और हम ही हार्मनी के अंदर नहीं जी पा रहे हैं, ये हमारी समस्या है। ठीक है, बताइए अगला मुद्दा लें। ये तो हो गया हमारा साउंड वेव, और ये हो गया। फिर 135 थर्ड पैरा।
किसका प्रश्न है ये? जैसे प्रभाव क्षेत्र इकाई से अलग नहीं है, वैसे ही प्रश्न किसी व्यक्ति से अलग नहीं। प्रश्न अपने आप में कोई वस्तु नहीं है ना। हर प्रश्न के मूल में कोई व्यक्ति होगा। बताइए। हाँ, शून्याकर्षण में वर्तमान हो चुकी है, वो एक हम लोग जब पढ़ रहे थे तब वहाँ थोड़ा कंफ्यूजन था। तो ठीक है। प्रश्न किनका था वो तो याद नहीं है, लेकिन सब ग्रुप में ही साथ में पढ़ रहे अच्छा। थे तब चर्चा हो रही ठीक है ना। तो एक नहीं तो अनेक व्यक्ति हैं, ऐसा मान लेते। ठीक है, तो इसमें एक पैरा में लिखा क्या है, इसको पढ़ें एक बार। पढ़िए दीदी। रचना के आधार पर ही विरचना और पुनः रचना की बात स्पष्ट होती है। धरती अपने में रचना इसकी निरंतरता के अर्थ में, विकास क्रम में विकास को स्पष्ट करने और जागृति को स्पष्ट करने के अर्थ में विद्यमान है। क्योंकि इस धरती पर चारों अवस्थाएं प्रमाणित हो चुकी है, धरती अपनी रचना तक सीमित रहती है। इस धरती पर सभी अवस्था और पद प्रमाणित हो चुकी है, शून्याकर्षण में वर्तमान हो चुकी है। इस आधार पर रचना अगर संपूर्ण वैभव संपन्न होता है तब ये चारों अवस्थाएं प्रकट हुआ करते हैं। चारों अवस्थाओं सहित इस धरती की महिमा और गरिमा सुस्पष्ट हो चुकी है। जैसे धरती पर चारों अवस्थाएं नहीं होते तब मानव भी नहीं होता। मानव होने के पश्चात ही भ्रमवश धरती विरोधी कार्य किया है। वही जागृति पूर्वक इस धरती के अनुकूल अर्थात विकास और जागृति को प्रमाणित करने के क्रम में मानव अपने को व्यवस्थित कर लेना, प्रमाणित कर लेना, कार्य व्यवहार को स्पष्ट कर लेना आवश्यक व समीचीन है। बढ़िया। तो अब बताइए क्या स्पष्ट नहीं है इसमें? ये बात जो पढ़ी हमने पैराग्राफ में ठीक लगती है पढ़ के? क्या कह रहे हैं इसमें? देखिए पहली लाइन शुरू होती है, रचना के आधार पर ही विरचना और पुनः रचना की बात स्पष्ट होती है ना? ये ठीक है। फिर धरती अपने में रचना इसकी निरंतरता के अर्थ में विकास क्रम में विकास को स्पष्ट करने और जागृति को स्पष्ट करने के अर्थ में विद्यमान है। ठीक है, तो धरती अपने में रचना उसकी निरंतरता के अर्थ में विकास क्रम में विकास को स्पष्ट करने और जागृति को स्पष्ट करने के अर्थ में विद्यमान है। ठीक है, ये ठीक है सबको? क्योंकि इस धरती पर चारों अवस्थाएं प्रमाणित हो चुकी हैं। ठीक है, चारों अवस्थाएं प्रमाणित होने का मतलब पूरा रचना क्रम स्पष्ट हो चुका है धरती पे, है ना? धरती अपनी रचना तक सीमित रहती है ना? यानी धरती तक सीमित है, धरती से आगे कुछ नहीं कर रही है अभी, है ना? इस आधार पर रचना अगर संपूर्ण वैभव संपन्न होता है, नहीं इस क्योंकि इस धरती पर चारों अवस्थाएं प्रमाणित हो चुकी हैं, धरती अपनी रचना तक सीमित रहती है, इस धरती पर सभी अवस्था और पद प्रमाणित हो चुकी हैं, है ना? शून्य आकर्षण में वर्तमान हो चुकी है ना? इसी भाग पे थोड़ा सा है ना। तो धरती जो है वो शून्य आकर्षण में, शून्य आकर्षण समझ में आया था सबको? लास्ट टाइम बात हुई थी। आकर्षण का मतलब है पास जाने की गति, विकर्षण का मतलब है दूर होने की गति, शून्य आकर्षण का मतलब है निश्चित अच्छी दूरी में बने रहने की गति। इसका नाम है शून्य आकर्षण, है ना? तो पास आना भी एक प्रभाव है, प्रभावित स्थिति है, दूर जाना भी एक प्रभावित स्थिति है, साथ बने रहना, ये अपने अपने अधिकार के साथ साथ बने रहना, ये प्रभावित नहीं है,
ये मध्य स्थिति है, ठीक है, संतुलन की स्थिति है, ठीक है। फिर इस आधार पर रचना अगर संपूर्ण वैभव संपन्न होता है तब ये चारों अवस्थाएं प्रकट हुआ करते हैं, ठीक है। किस आधार पे? शून्य आकर्षण के आधार पे बात हो रही है। यानी अब धरती किसी प्रभाव में नहीं है, अपने उस पे उसके रचनाक्रम वगैरह चल रहा है, सब कुछ हो रहा है और धीरे 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 चारों अवस्थाएं इस पे स्थिर हो गई, है ना। चारों अवस्थाओं सहित इस धरती की महिमा और गरिमा सुस्पष्ट हो चुकी है। जैसे धरती पर चारों अवस्थाएं नहीं होते तब मानव भी नहीं होता। मानव होने के पश्चात ही भ्रमवश धरती विरोधी कार्य किया है। मानव ने ये कार्य किया है भ्रमवश, है ना। तो ये अब क्लियर हुआ ये बात, शून्य आकर्षण वाला आप लोगों का जो था। जी, स्वभाव गति में संपूर्ण विकास और जागृति स्वभाव गति में, प्रभावित गति में या आवेशित गति में नहीं। ठीक है ना। अगले पे चलें। ये अभी ये जो एक ही अवस्था है सब पदार्थ अवस्था, तो ये शून्य आकर्षण में रहेगी नहीं तब भी? नहीं, तब नहीं रहेगी। देखिए, पदार्थ अवस्था भी प्रकट होने के लिए पहले शून्य आकर्षण में आना पड़ता है ना। तो धरतियां जो हैं जितनी दिख रही हैं हमें अपने सौर मंडल में, ये सभी शून्य आकर्षण में है। इसमें जितना वो जो जितनी भी अवस्था है, हाँ, चार अवस्था नहीं है, एक अवस्था है, वो भी शून्य आकर्षण में ही है। बस वही। तो शून्य आकर्षण तो एक मौलिक आवश्यकता है पहले। तो जो शून्य आकर्षण में नहीं होती वो किसी की तरफ आकर्षित हो रही हैं या किसी से दूर जा रही है। तो दिख रहा है कि तो जो जैसे अपने वो हैं कॉमेट्स वगैरह हैं, है ना, या मीटियोर्स हैं, ये सारे कहीं ना कहीं किसी में समाते रहते हैं, है ना। किसी ग्रह में चले जाते हैं, उसमें समा जाते हैं। क्यों होता है ये भी? क्योंकि उनका जो आकार है, जो उनकी मात्रा है, उसमें विकास की संभावना नहीं है। विकास की संभावना नहीं है तो जहां विकसित होने की संभावना उसमें समा जाते हैं। बताइए, बढ़िया है ना। बहुत बढ़िया बात है। देखिए, अस्तित्व का नियम है आवश्यकता अनुसार उपलब्धि। तो प्रकृति में जैसी जैसी जहां जहां जो आवश्यकता बनती जाती है वैसे वैसे वो चीज प्राप्त होती रहती है ना। तो जैसे किसी इकाई के अंदर आवश्यकता बन गई है ना, वो भी परस्परता के दबाव में ही बनती है। तो उसको पूरा करने के लिए उसको वहीं पे कोई ना कोई मतलब रास्ता मिल जाता है। तो जैसे हमने 94 में देखा कि वो शूमाकर लेवी नाम का कॉमेट जाके जुपिटर में समा गया, तो उसकी आवश्यकता थी समाने के लिए, इसलिए समा गया। अब इसको रैंडम भी सोच सकते हैं कि रैंडमली हो गया, है ना। इसको ये भी सोच सकते हैं प्रयोजन के अर्थ में हुआ। ये बढ़िया इसलिए लगा क्योंकि जैसे मुझे मीन्स ये विचार आया कि जैसे हम खनन कर रहे हैं न्यूक्लियर, और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है धरती का, अगर वो बिगड़ जाएगा तो वो भी किसी में समा जाएगी, इसलिए मुझे बढ़िया लगा। अच्छा, ठीक बात है। तो वो तो बोला ही रचना आएगी तो विरचना अगर हो गई रचना की तो पुनः रचना के लिए आएगी, है ना। अभी हम ग्रह को अगर नष्ट कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो फाइनल है। वो फाइनल तो आके मतलब जागृति पूर्णता के बाद जो कंटिन्यूटी है वही फाइनल है। ठीक है, पर इतना जो श्रम हुआ है ये व्यर्थ का लगेगा अगर हमने इसको अब बर्बाद कर लिया था, है ना। क्योंकि वो पूरा श्रम दोबारा से करना पड़ेगा। ये तो ऐसा हो गया हमने एक बिल्डिंग बनाई
और अभी पूरी हुई नहीं और उसको पहले तोड़ दिया पूरा से, फिर से बनाएंगे, है ना। ठीक, अगले पे चलें। ज्ञानावस्था के जीवन में सुखपूर्वक जीने की आशा कैसे आई, है ना। तो इसके मूल में कौन, हाँ ग्रुप कौन सा है, कहाँ, कौन, 2-4 लोग। अच्छा, तो इसमें क्या मुद्दा है बताइए, कैसे कैसे आई, माने कि सुखपूर्वक जीने की आशा कोई अपने में कोई चीज है, जीवन अपने में ये आ गई, इसको पूछ रहे हैं। माइक आपके सामने ही है। जैसे तब जो चर्चा हुई थी उस पे उससे हाँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे वो एटम में जैसे स्ट्रक्चरल चेंज होता है तो वो एक अलग ही एटम बन जाता है, ठीक हाँ। है। तो जीने की आशा तो जीवावस्था में भी है। हाँ। तो ये सुखपूर्वक जीने की आशा कैसे आ गई उसमें, इस जीवन में। ठीक है, अब बस देखिए। ये ऐसा सवाल था। तो व्यक्ति पकड़ में आने से प्रश्न पकड़ में आता है ना। नहीं तो प्रश्न कैसे बना, क्या क्या चीज को स्पष्ट करना है वो पकड़ में नहीं आता, ठीक है। तो जीने की आशा से सुख की आशा, है ना, ये दोनों जीवन में हो रहे हैं, ठीक है। जीवन क्या चीज है, गठन पूर्ण परमाणु। उसमें गठन पूर्णता का आधार क्या है, सत्ता में संपृक्त होने के कारण, है ना। तो गठन पूर्णता, उसके आगे क्या होना है, क्रिया पूर्णता, उसके बाद आचरण पूर्णता। तो ये क्रम है। तो गठन पूर्णता से क्रिया पूर्णता तक पहुंचने के लिए जीवन के अंदर शुरुआत कहाँ से हो रही है, गठन पूर्णता में, जीने की आशा से। जीने की आशा तृप्त होने के बाद ही वो सुख की आशा के रूप में आता है। ये दोनों संभावनाएं हैं, जब तक वो पूरी नहीं हुई है उसके अंदर जीने की आशा। ये जीने की आशा पूरा कहना भी ठीक नहीं है उसको, जीने की आशा में वो रह नहीं लिया अच्छे से। सुख की आशा जो है, देखिए जीवन तृप्ति तो सुख से ही होगी, है ना। तो जीवन तृप्ति, इसलिए जो क्रिया पूर्णता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सुख किसे बोल रहे हैं यहाँ पे हम, क्रिया पूर्णता को सुख कह रहे हैं। मतलब जो मैं हूं वो पूरा फंक्शनल हो जाऊं, इसको बोल रहे हैं क्रिया पूर्णता। इसी में हमारी तृप्ति है, ठीक है ना। तो पूरा होने की जो चाह है उसी का नाम सुख की आशा है। जीने की आशा क्या है, मैं कुछ कर सकता हूं। जीने की आशा के मूल में जाएंगे तो कुछ कर सकता हूं। तो शेर के रूप में एक क्रिया करता हूं, है ना, गाय के रूप में दूसरी क्रिया करता हूं, बंदर के रूप में तीसरी क्रिया करता हूं। मतलब अगर हर जानवर का आचरण को देखें तो एक निश्चित सेट ऑफ क्रिया है ना, ठीक है ना। तो कुछ कर सकता हूं, इसको प्रमाणित करता रहता है जीवन, है ना। तो प्रमाणित कर लेता है उसको, क्या कर लेता है कि मैं शरीर चला सकता हूं, है ना। तो शरीर चल गया। अब उसके बाद क्या है कि अब उसमें मैं कर सकता हूं पर मैं अभी अधूरा हूं। जैसे ये भाव आता है तब वो मानव चेतना, मतलब मानव शरीर यात्रा के लिए तैयार हो गया। यानी मैं कुछ शरीर से अधिक हूं। जैसे पशु पक्षियों में शंका नहीं है कि मैं शरीर हूं कि नहीं हूं, पूरा ये मान्यता एकदम स्थिर है कि मैं शरीर हूं। मानव में स्थिर नहीं है। हम जीते तो इसी रूप में है कि हम शरीर हैं, लेकिन ये इस मान्यता में हम स्थिर नहीं है। हमेशा यही लगता रहता है नहीं मैं शरीर नहीं, मैं से कुछ अधिक हूं। अधिक क्या हूं ये स्पष्ट नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे अंदर अपने को पहचानने की, अपने स्वस्वरूप को पहचानने की एक हमारे अंदर चाह है। यही सुख से जुड़ी हुई है। मेरी पहचान सुख का मुद्दा है कि नहीं है। तो इस पहचान को पहले शरीर से करते हैं, है ना। रूप बल धन पद से करके देख लिया, अब उसमें भी नहीं पूरा पड़ता है। तो मेरी पहचान क्या है ना। फिर उसको बोला कि ये पूरे को नकार देते हैं अध्यात्मवाद में जाके, तो पूरे शरीर संबंधित सब चीजों को नकार के देख लिया, तो भी पहचान पकड़ में नहीं आ रही है। तब ये तीसरा प्रस्ताव है, मेरी पहचान क्या है। तो मेरे की पहचान जब मेरे को पूरा करती है, इसी का नाम सुख है। जब मैं खुद को पूरा पहचान लेता हूं
मैं मानव हूँ, मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है, जीवन ये 10 क्रियाओं का शक्तिपुंज है। इस रूप में मैंने अपने को पहचान लिया, यही क्रिया पूर्णता है, यही सुख है। अब सुखी होके अपने स्वरूप को पहचान लिया, इस सुख से भर के अब क्या करना है, अब ये निर्धारित होता है, जिसमें जाके आचरण पूर्णता होती है। अभी हम अपने स्वस्वरूप को पहचाने बिना, इसलिए ज्ञान बोला, परम ज्ञान किसे बोला? जीवन ज्ञान को परम ज्ञान बोला। ठीक है, तो अपने स्वस्वरूप को पहचाने बिना करना क्या है, कैसे तय हो? तो पूरा अध्ययन जो है वो जीवन ज्ञान को पहचानने के लिए, स्वस्वरूप को पहचानने के लिए, इसलिए अस्तित्व दर्शन है। निर्वाह करना होगा, बिना उसके कैसे हो जाएगा, है ना? तो सुख की आशा ये हमारे पास बीज रूप में हमारे लिए एक संकेत के रूप में अंदर हमेशा काम करता रहता है। क्या काम करता रहता है? कि मैं सुखी नहीं हूं, यानी कुछ कमी है, मैं पूरा नहीं हूं। तो हम अपना मन बहलाते हैं कि मन को ही लगाते हैं किसी चीज में, इससे सुखी हो जाएंगे, उससे सुखी हो जाएंगे। फिर थोड़ी देर में निष्कर्ष निकलता, नहीं इसमें तो नहीं है, कुछ और खोजना पड़ेगा। तो स्वस्वरूप के ज्ञान में जब तक आते नहीं हैं तब तक हमारी जिज्ञासाएं सही अर्थों में क्रियाशील नहीं होती। तो ये तो हमारे लिए साधन है सुख की आशा। ये प्रकृति प्रदत्त विधि से हमें मिला हुआ मानव को सुख की आशा, इससे हम मतलब अपनी नियति में निर्धारित जो हमारा गंतव्य है वहां तक पहुंचेंगे। तो हमारे लिए एक सीढ़ी के रूप में एक चीज दी हुई है, हमारे अंदर एक वो लगा रखा है, इंडिकेटर, है ना? बेंचमार्क कह लीजिए, इंडिकेटर है भाई, पूरा नहीं हुआ है। पूरा नहीं हुआ तो दुख है पूरा हो गया तो सुख है। तो पूरा जो हमारा काम है उसका एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनी है पहले स्वस्वरूप को पहचानना। जब स्वस्वरूप पहचान में आ गया तो अपने काम को पूरा कर पाएंगे, मानवत्व को पूरा कर पाएंगे। मानवत्व को पूरा किया तो दूसरे उस पर पहुंच गए, आचरण पूर्णता, उससे कम में नहीं। अच्छा, जीने की आशा क्यों चाहिए? क्योंकि शरीर को चलाना है, शरीर को चलाने के लिए साधना है। तो अनेकों शरीर यात्राएं करते हैं। ये मानव शरीर चलाना इतना आसान नहीं है, सबसे विकसित शरीर है। जैसे आपको साइकिल चलानी हो, है ना, फिर आपको हवाई जहाज चलाना हो, क्या समान है? तो पहले धीरे धीरे क्रम से पहुंचते हैं ना आगे, नहीं तो सारा ध्यान चलाने में ही लगा रहता है। जो अपना काम है कहाँ पहुंचना है इस पे थोड़ा ना लगता। जब साइकिल सीख रहे होते हैं कहीं पहुंचना थोड़ा ना इंपॉर्टेंट होता है जब सीख जाते हैं, जब उसमें मास्टरी आ जाती है, तब जाके कहीं पहुंचने की बात आती है। तो अब पहुंच गए हैं, चलाना शरीर सीख चुके हैं, इसलिए अब शरीर गौण हो गया, जीवन प्रधान हो गया। वो मुद्दे भी आए ना इधर। जीवन प्रधान होने का मतलब क्या है? शरीर संबंधित जीवन ने जो करना था कर चुका है। अब जागृति यानी स्वयं के स्वरूप को पहचानना है, अपने प्रयोजन को पहचानना है, अस्तित्व के प्रयोजन को पहचानना है, उस अर्थ में होना है सारा। ठीक है, बढ़िया, सबको ठीक लग रही है बात, चेहरों से पता चल रहा है। ठीक है, बताइए। हम लोग 10-15 शरीर तो मानव शरीर भी चलाने के लिए यूज कर लेते हैं, फिर पता चलता है क्या संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कह नहीं सकते कितने। हाँ, हाँ, देखिए प्रकृति में सभी प्रकार के शरीर चलाने की व्यवस्था है, चलने की, लेकिन चलाना भी अपने में एक अभ्यास है। तो अध्यास और अभ्यास की बात आती है दो। तो हर शरीर से कुछ निश्चित क्रियाएं हो सकती हैं, ये उसका अध्यास है ना।
बंदर जो है एक पेड़ से दूसरे पे छलांग लगा सकता है ना, कुत्ता नहीं कर सकता है। क्यों? उसकी शरीर की अध्यास की रेखाएं वैसी नहीं, मतलब उसका शरीर का मेकअप नहीं है। और जब जीवन शरीर को स्वीकारता है, उसमें इस स्वीकृति आ जाती है, मैं यही क्रिया कर सकता हूं, इसका नाम अध्यास है। अध्यास की सीमा में अभ्यास होता है। जो मानव शरीर से हो सकता है वो सब करने के लिए, है ना, हम कर सकते हैं। जो मानव शरीर की सीमा से आगे है, हम पानी में सांस नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, है ना। हम पानी में 2-4 मीटर नीचे तक जा सकते हैं बिना किसी यंत्र के, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। बहुत अभ्यास करके हम 8-10 मीटर तक चले जाएंगे, पर 100 मीटर नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो अध्यास की सीमा में ही अभ्यास, ठीक है। ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ, अध्यास की सीमा में अभ्यास। हाँ, तो देखिए, शरीर एक रचना है, जैसी रचना है वैसी वो क्रिया कर सकती है ना। तो आचरण जो है क्रिया से जुड़ा हुई चीज है। जैसे शेर अगर घास खाना भी चाहे तो नहीं खा सकता है ना। तो अध्यास की, तो वो मांस ही खा सकता है एक ही प्रकार का। वो चींटी, मकोड़े, है ना, बिच्छू, ये सब नहीं खा सकता, जबकि ऐसे खाने वाले पक्षी मिलते हैं हमें, है ना। तो अलग अलग प्रजातियों को खाने वाले अलग अलग जीव हैं। मतलब एक प्रकार के सेट को नियंत्रित रखने के लिए एक प्रकार का मांसाहारी जीव, दूसरे प्रकार की संख्या को संतुलित रखने के लिए अलग प्रकार के। तो ये व्यवस्था के रूप में बने हुए हैं। अब ये जो क्रियाकलाप करते हैं वो अपनी शरीर रचना की सीमाओं में ही करते हैं। मानव भी ऐसे ही है, शरीर की सीमा की एक रचना है, रचना की सीमा है। वो सीमा क्या है? मानव एक स्पीड से ज्यादा नहीं दौड़ सकता है। चीता दौड़ सकता है, मानव से कहीं अधिक तेज गति से दौड़ सकता है ना। तो अब हम चाहें कि हम वैसा दौड़ लें, ऐसा नहीं संभव है। तो हम जो क्रियाकलाप कर पाएंगे अपने शरीर की सीमाओं के अर्थ में ही कर पाएंगे, शरीर के आधार पे। तो अध्यास किसको कहते हैं कि शरीर का जो जेनेटिक मेकअप है, उसकी जो लिमिटेशन है, इसकी एक स्वीकृति जीवन में रहती है। वो कहाँ से आती है? जब शरीर यात्रा शुरू करता है तब शरीर से तदाकार हो रहा होता है, उस टाइप की स्वीकृतियां रहती हैं उसमें। ये निर्णय पूर्वक नहीं है, ये प्रकृति प्रदत्त विधि से होती हैं। एक नेचुरल सा फिनोमेना ये, जो शरीर को चलाने जा रहा है उसकी प्रति स्वीकृति। यानी अगर वो मान लीजिए बंदर का शरीर चला रहा है तो बंदर के रूप में जीने की स्वीकृति बनी रहती है, वैसा ही आचरण करने की उसके अंदर आशा होती है, वैसे ही वो निर्णय करता है, वैसे ही वो चयन करता है ना। उसके अंदर ये नहीं होता है कि जैसे जीवन तो उधर भी है, कल्पनाशीलता का भ्रूण रूप तो उसमें भी है। उसमें ये नहीं कल्पना होती कि बंदर के अंदर कि भैया मैं मांस खा के देख लूँ या मैं घास खा के देख लूँ। उसको जो उसके शरीर के लिए जो आवश्यक है उसी के अर्थ में कल्पनाएं आती हैं, ठीक है ना। लेकिन ये मानव में तो ये अभ्यास है, तो ये हमने बात की कि शरीर की सीमा में, लेकिन वो जो जीवन क्रिया है उसका अभ्यास करते तो वो उसमें अध्यास कैसे? हाँ भैया, तो जीवन के साथ क्या है कि अब अध्यास जो है वो जीवन, वो शरीर से जुड़ी हुई बात है। अब अभ्यास जो है वो जीवनगत बात है। अभ्यास के निर्णय पूर्वक होता है कोई भी अभ्यास। जैसे आप शरीर भी चलाते हो बचपन में, तो निर्णय लेके आप चलने की कोशिश करते हैं ना। साइकिल चलाना सीखते हैं, निर्णय पूर्वक करते हैं ना। कुछ बच्चे जल्दी करते हैं, मतलब उनको 5-7 साल की आयु में शुरू हो जाते हैं साइकिल चलाना, कुछ होते हैं बाद में चलाना सीखते हैं। जब निर्णय लेते हैं तब होता है। तो अभ्यास में निर्णय समाहित है, जीवन प्रधान है अभ्यास। तो अब अभ्यास किस चीज का करना है? तो मानव के अंदर शरीरगत अभ्यास है और जीवनगत अभ्यास है। तो दोनों में से जिसका उसकी निर्णय होगा, उसका जैसे उसके शिक्षा संस्कार होंगे वैसा करेगा। लेकिन ये अध्यास से ज्यादा होगा ना, अध्यास की सीमा में कैसे? क्या अध्यास से ज्यादा क्या होगा? जीवन में जो क्रियाकलाप है, चयन, आस्वाद। अध्यास तो शरीर तक ही बात है ना। अध्यास से ज्यादा मतलब भाई जीवन में आप कितना भी अभ्यास कर लो, आप 100 मीटर की छलांग तो नहीं लगा पाओगे, है ना। जीवन में कुछ भी करते रहो आप,
शरीर पूर्ण की जागृत सीमा- आदमी भी 100 मीटर की छलांग नहीं लगा सकता, है ना। इसलिए सिद्धि चमत्कार का बहुत रोल नहीं है इसमें, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें नकार दिया एकदम। वो व्यवस्था के अर्थ में है ही नहीं सब, है ना। कोई भाई कोई बहुत तप साधना करके भूख प्यास पे जीत पा ले, है ना, वो एक घटना के रूप में देख सकते हैं हम, पर परंपरा के रूप में नहीं बनती वो स्थिति, क्योंकि शरीर रचनाएं बनती नहीं है उसमें। क्या चीज प्रकृति प्रदत्त विधि से या प्रकृति के नियम अनुसार है कि भाई भोजन प्रकृति में है, उसका सेवन करना, उसका उत्पादन करना, उसका संरक्षण करके मानव परंपरा बनी रहेगी, या सब लोग भोजन मुक्त हो जाएं? किसकी परंपरा बनेगी? क्या व्यवस्थागत है ना। तो इसलिए सिद्धि चमत्कार की कोई जगह ही नहीं है इसमें। जैसा प्रकृति ने हमें शरीर दिया है, एक बहुत व्यवस्थित विधि से दिया है, इसकी सब आवश्यकता प्रकृति में पूरी होने की वो है। ये क्रियाकलाप जो है शरीर का, ये सम्मानजनक क्रियाकलाप है, ये नकारने वाला क्रियाकलाप नहीं है। नियंत्रित होके करना है, इतनी सी बात है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब आवश्यकीय हैं तभी तो हैं। इसमें सुख नहीं है, बस ये पहचानने की बात है, पर ये आवश्यक है, इतना ही तो पकड़ना है। ये पॉइंट मिस हो गया, इसको इससे छूटने की कोशिश की, आहार, निद्रा, भय, मैथुन से। इससे छूटने गए तो उससे परंपरा नहीं बनती, तो व्यवस्था नहीं बनती, व्यवस्था नहीं बनती तो फिर कुछ निकलता नहीं, इसलिए उसमें सफलता नहीं है। ब्रेक का टाइम हुआ है कुछ 10 मिनट। ओ शोर आया था तो मेरे को लगा ब्रेक का टाइम हुआ, बच्चों का। ठीक है, मेरे को ब्रेक लेना है अभी, तो अभी ले लेते हैं, है ना, ठीक है।